So children, we have studied equity shares before this topic. Before preference shares, we have seen all the things, merits, demerits of equity shares. Now we have topic preference shares. What is preference shares and why the preference shares are so called? preference shares को हम preference shares को कहते हैं. तो अभी मैंने बताया कि इक्विटी शेयर्स में मैंने बताया था कि दे डोंट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट, उनको कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलती है. तो प्रेफरेंशियल याद भी हो गया होगा कि प्रेफरेंशियल राइट किस केस में नहीं मिलती है भाई. डिविडेंड उनको पहले नहीं मिलता है. एक तो फिक्स रेट से नहीं मिलता है, उनको डिविडेंड पहले भी नहीं मिलता. किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है सबसे पहले. और जब कंपनी बंद होती है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, द कैपिटल इज रिडीम्ड और पेड बैक टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फर्स्ट, देन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. ओके, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रायोरिटी. इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास प्रायोरिटी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कोई प्रायोरिटी नहीं है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इक्विटी शेयर्स मालिक होते हैं भाई हम, और ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? मेहमान होते हैं. तो जब कोई मेहमान घर पे आता तो सबसे पहले खाना हम ही ये लोग खा लेंगे कि पहले बाहरी लोगों को देंगे ना भाई. पहले बाहरी लोगों को देंगे, फिर जो बचेगा हम लेंगे. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन है? मालिक हैं. तो वो पूरा रिस्क लेते हैं. और प्रेफरेंस शेयर्स क्योंकि नाम ही उनका प्रेफरेंस दे रहे हो, उनको प्रायोरिटी दे रहे हो, तो सारी चीज़ें उनको मिल जाती हैं अच्छे से. और प्रायोरिटी किस केस में? तो वही दो चीज़ें, डिविडेंड उनको पहले मिलेगा एंड दे विल गेट द कैपिटल बैक बिफोर इक्विटी शेयर्स. ओके, नाउ कम टू द मीनिंग, व्हाट यू हैव टू मार्क एंड व्हाट यू हैव टू राइट इन एग्जाम, दैट इज मैटर. तो प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स विच कैरी सर्टेन प्रिविलेजेस, कुछ उनको प्रिविलेज दी जाती है, ठीक है, और प्रेफरेंशियल राइट्स दी जाती हैं, बोथ रिगार्डिंग द डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल. ये मैंने बता दिया. किसके रिगार्डिंग में? एक डिविडेंड के रिगार्डिंग में उनको प्रेफरेंस मिलता है और एक रिटर्न ऑफ कैपिटल. और मैंने बता दिया था डिविडेंड उनको मिलेगा तो पहले इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा, और जो रिटर्न ऑन कैपिटल होगा वो भी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले होगा. तो फर्स्ट डिविडेंड एट द फिक्स रेट मिलेगा, पहली चीज ये तो मिलेगा ही मिलेगा फिक्स रेट से. मस्ट बी पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एट फिक्स रेट, मस्ट बी पेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स एंड बिफोर एनी डिविडेंड पेड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स. किसके पहले मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले मिलेगा. दूसरा, सेकंड, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद होने जा रही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मस्ट बी पेड बैक, सबसे पहले उन्हीं को पैसा मिलेगा. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मस्ट बी पेड बैक देयर कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर्स. दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. और बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाई द प्रेफरेंस शेयर्स आर सो कॉल्ड. प्रेफरेंस शेयर्स को हम प्रेफरेंस शेयर्स क्यों कहते हैं? तो यही दो रीजन है, इसीलिए कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. प्रेफरेंस शेयर्स कितने तरह के होते हैं? तो भाई यहां जो दिया 8 तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं. मैं कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं बस एक ही बारी में, और फिर उसके बाद आपको मार्क करना है सिर्फ कि क्या आंसर बोर्ड में लिखना है, बस उतना जान लो, ठीक है. पढ़ाने को तो मैं उस पर भी पढ़ा दूंगा स्मार्ट टीवी पे, लेकिन ना स्मार्ट टीवी कहाँ लेके जाओगे? एग्जाम में बोर्ड बैठ जाओगे, स्कूटी पे बैठ के या पीछे बैठ के पढ़ लोगे स्मार्ट बोर्ड से? किताब ही लेके जाओगे ना, या बस में जाओगे तो बस में किताब ही लेके जाओगे. जो मार्क कर रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट, इतना ध्यान रखना. कंसेप्ट यहाँ भी क्लियर हो रहा है, क्या लिखना है सबसे इंपॉर्टेंट है कि लिखना क्या है एग्जाम में, दैट इज इंपॉर्टेंट. बाकी सब चीज़ें तो कंसेप्ट क्लियर हो जाती हैं, लिखना क्या भैया ये मायने रखता है. बच्चे तो समझ ही आते हैं, लिखना क्या है, एग्जामिनर को क्या चाहिए. नाउ कम टू द टॉपिक, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? जो कोई चीज़ इकट्ठी हो जाए. और नॉन क्यूमुलेटिव जो इकट्ठा ना हो पाए, जो कलेक्ट ना हो पाए. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है मैं बता दे रहा हूं. ऐसे ये है क्या कि मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है हर साल. क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, ठीक. तो कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं कि भाई वैसे जनरली जो होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी को फायदा होगा. जब कंपनी विल अर्न द सफिशिएंट प्रॉफिट देन ओनली द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल गेट द डिविडेंड. इफ द कंपनी डोंट हैव द सफिशिएंट प्रॉफिट तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डज नॉट गेट द डिविडेंड. हाँ, बस एक फायदा होता है, इफ द कंपनी अर्न्स द प्रॉफिट तो दे विल बी पेड फर्स्ट देन ओनली द इक्विटी शेयर होल्डर विल गेट. पहले उनको पे हो जाएगा फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा. लेकिन एक नुकसान ही होता है प्रेफरेंस शेयर्स पे कि उनको जो है ना डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. लेकिन इसमें भी एक कैटेगरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं कि जिनकी अगर डिविडेंड किसी साल नहीं मिली
मान लो किसी साल उनको डिविडेंड नहीं मिला तो वो अगले साल मिलेगा, अगले साल नहीं मिला तो फिर वो जो 2 साल का है फिर अगले साल मिलेगा, तो फिर अगले साल नहीं मिला, 3 साल हो गया, 3 साल का फिर तीनों इकट्ठे मिलेगा। तो ऐसे होता है क्यूमुलेटिंग, इसको कहते हैं एक्यूमुलेट होता चला जाता है, इकट्ठा होता चला जाता है। समझ गई बात, समझ में आ गई बात? क्या है क्यूमुलेटिव? जिसमें डिविडेंड क्या होता है, एक्यूमुलेट होता रहता है और वो सब्सिक्वेंट ईयर में मिलता है। ये कीवर्ड है, सब्सिक्वेंट ईयर में मिल जाएगा। ठीक, तो आप मार्क कर लो आप। तो इन दिस केस द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड्स नॉट पेड इन पर्टिकुलर ईयर, मतलब इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड नॉट पेड इन पर्टिकुलर ईयर, किसी ईयर में डिविडेंड नहीं मिला, आर कैरीड फॉरवर्ड, क्या करेंगे इसको, ये अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, नॉट पेड इन पर्टिकुलर ईयर आर कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, एंड सच अनपेड डिविडेंड, अगर ये अनपेड डिविडेंड गो ऑन एक्यूमुलेटिंग, इकट्ठा होता रहता है, एंड बिकम अ पेबल आउट ऑफ द प्रॉफिट इन सब्सिक्वेंट ईयर, और इसको देना होता है सब्सिक्वेंट ईयर में, अगले साल देना रहता है। चलता रहेगा, कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, ये चलता रहेगा, देना रहेगा अगले साल सब्सिक्वेंट ईयर में, आने वाले समय में। ठीक, अब नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है, जस्ट इसी का उल्टा, 1 सेकंड का टॉपिक है ये। व्हेन नॉन प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड डू नॉट एक्यूमुलेट, उनका डिविडेंड जो है इकट्ठा नहीं होता है, कलेक्ट नहीं होता है किसी दिन, किसी केस में, इन केस ऑफ कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर किसी साल में कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हुआ तो उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, और जब डिविडेंड नहीं मिलेगा द राइट ऑफ डिविडेंड इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट ईयर इज लॉस्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए वो भूल जाएं कि उनको पैसा मिलेगा। ठीक है, इन एनी ईयर द राइट टू डिविडेंड इन रेस्पेक्ट ऑफ द ईयर इज लॉस्ट फॉर एवर, जो पिछले साल नहीं मिला था वो कभी नहीं मिलेगा। उसमें क्या है, जस्ट उल्टा। अब आ जाओ नेक्स्ट, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग मतलब नाम से पता चल रहा है कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग। कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये लोग? पार्टिसिपेट कर रहे हैं सरप्लस प्रॉफिट में। कंपनी ने खूब पैसा कमाया किसी साल, बहुत पैसा कमाया, कंपनी ने इतना पैसा कमाया कि भाई सबको पैसा देने के बाद तो भी पैसा बच गया, उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स को भी दे दिया, या डिविडेंड दे, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दे दिया, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट दे दिया, और भाई लकली इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड मिल गया, तब भी उसके बावजूद भी पैसा बच गया। तो जो पैसा बच गया ना उसको कहते हैं रेसिडुअल प्रॉफिट। क्या कहते हैं उसको, याद रखना ये वर्ड जो है, रेसिडुअल प्रॉफिट, जो बच गया सब कुछ देने के बाद जो बच गया, रेसिडुअल प्रॉफिट, जो बच गया, रेसिडुअल प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट। तो इस रेसिडुअल प्रॉफिट में इस तरह की पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का एक राइट होता है कि इस प्रॉफिट में उसका भी पार्ट हो जाता है, रेसिडुअल प्रॉफिट में उसका भी पार्ट होता है। ठीक, उसको उसको तो डिविडेंड मिल चुका है, ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन अब वो रेसिडुअल प्रॉफिट बच गया ना, तो उसमें भी उसको डिविडेंड मिल जाएगा। तो इसी को कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अब आ जाते हैं टॉपिक पे, क्या मार्क करना है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स गिव द होल्डर द राइट, क्या राइट मिलती है पार्टिसिपेटिंग होल्डर्स को? द शेयर होल्डर, राइट टू द शेयर इन द प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर। ठीक है, होल्डर द राइट टू शेयर, क्या करने के लिए? शेयर करने के लिए। राइट टू शेयर, राइट टू क्या? राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट, किसमें? प्रॉफिट में। लेफ्ट आफ्टर, जो बच जाए, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड पे करने के बाद, टू प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, मतलब ऑलरेडी तुम प्रेफरेंस शेयर्स को दे चुके हो पैसा और इक्विटी शेयर्स को पैसा दे चुके हो, उसके बावजूद भी बजाय तो उस प्रॉफिट में इनको पार्ट करने का राइट मिल जाता है, शेयर लेने का राइट मिल जाता है। तो उसी को कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। एंड द होल्डर ऑफ द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड, ये बात बार बार वही कह रहा है बस। ठीक है, लेफ्ट आफ्टर, बस इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है भाई, बोर्ड में इतना काफ़ी है। ठीक, आते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके उलट, द होल्डर और द नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, जो होल्डर होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के, डू नॉट एंजॉय द राइट, उनको राइट नहीं मिलता है टू शेयर, वही राइट टू शेयर इन द सरप्लस प्रॉफिट और इन द प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर, इसी को कहते हैं सरप्लस प्रॉफिट, रेसिडुअल प्रॉफिट, लेफ्ट आफ्टर प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है। अगला है कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मतलब कन्वर्ट हो जाए, नॉन कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट ना हो।
तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है भाई? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बात खत्म। The preference shares which can be converted into equity shares within a stipulated period or after a stipulated period, then it is known as convertible preference shares. तो मार्क कर लो आप। Holders of the convertible preference shares can get such shares converted into equity shares. उनका क्या होता है? ये shares के होते हैं, such shares can be converted into equity shares. तो ये भी लिख लो सिंपल सा, convertible preference shares are those shares which can be converted लिख लो जो मैंने बोल दिया। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड। कुछ साल के लिए आपको रखना पड़ता है एज अ प्रेफरेंस, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो ऑप्शन मिलता है आपको कन्वर्ट करना है कि नहीं करना, अपने आप थोड़ी ना हो जाता है। वो ऑप्शन अपना टिक कर दो, हाँ कन्वर्ट करवाना हमको कुछ साल बाद, ये राइट मिल जाती है। और ऑन द अदर हैंड प्रेफरेंस शेयर्स विच कैन नॉट बी, सिंपल यही लैंग्वेज पिछले वाले में भी लिखना है आपको। प्रेफरेंस शेयर्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आर नोन एज नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। हो गया, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते प्रेफरेंस शेयर्स में। नेक्स्ट आते हैं रिडीमेबल इरिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब बता दिया था मैंने इसके पहले, रिडीमेबल मतलब पेड बैक। तो प्रेफरेंस शेयर्स को, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको पेड बैक किया जाता है और कुछ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको पेड बैक नहीं किया जाता है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम प्रेफरेंस शेयर्स को पेड बैक नहीं किया जाता है। वैसे मैं गलत बोल रहा हूँ। अब जो एक्ट अमेंडमेंट हो गई है ना 2013 की, तो प्रेफरेंस शेयर्स 20 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते हो। पहले होता था कि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ पे की जाती थी, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले कर दी जाती थी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी पे के टाइम पे। लेकिन अब 20 साल से कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स ज़्यादा नहीं रखता है। पूछ भी सकता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिटेनिंग द प्रेफरेंस शेयर्स फॉर अ कंपनी, तो 20 साल से ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडीमेबल यहाँ से मार्क कर लो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिफंडेड देयर कैपिटल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। जो स्पेसिफाइड पीरियड पूरी हो जाए उसके बाद उनको रिडीम कर दिया था। 7-8 साल बाद, 8 साल बाद उनका पेमेंट हो जाता है, और एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी। और कंपनी भी जब चाहे उसको पेमेंट कर सकती है। यहाँ तक हो गया, ओके। ज़्यादा पछड़ में ना पड़ना, बस इतना काफ़ी है, इतना भी लिखोगे आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम बिफोर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। नॉन रिडीमेबल क्या होती हैं? वाइंडिंग अप से पहले पे नहीं होती हैं। इसको लिखने के बाद मैं बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ सीक्रेट बता दे रहा हूँ। ये जैसी आप इतना लिखेंगे, इसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे और वहाँ पे ये बता देंगे कि आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और आपको सब पता है, आपको सब पता है। ये पब्लिक है, सब जानती है। क्या जानती है? कि कंपनीज एक्ट 2000 lays down that preference shares कैन नॉट बी issued फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 20 years। सब जानती है पब्लिक कि 20 साल से आप ज़्यादा नहीं रख सकते हो। ओके, तो दिस वॉज द टॉपिक। नाउ टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगेन उसी पैटर्न में, सेम पैटर्न, एडवांटेजेस फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड एडवांटेजेस फ्रॉम शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पढ़ना है, और कोई सा भी पॉइंट पूछा जा सकता है या फिर सिंपली पूछा जा सकता है प्रेफरेंस शेयर्स के एडवांटेज क्या हैं। लेकिन आई हैव ऑब्जर्व्ड फॉर लास्ट सो मैनी ईयर्स दैट इट इज़ आस्क्ड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। इफ़ इट इज़ आस्क्ड कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, तो कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू के पैटर्न से लिखना है, और शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा तो शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। इसका पॉइंट इसमें मैच नहीं करना, इसका पॉइंट इसमें मैच नहीं करना है। बस इतना, इस बात का ध्यान देना आपको एग्जाम के टाइम में। तो नाउ कम टू द टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहला, फर्स्ट एडवांटेज फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू इज अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स। कॉशियस इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? कॉशियस इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत ही डरे टाइप के होते हैं। डरे टाइप के मीन्स जो बहुत ही कॉशियस होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं अपने रिटर्न को लेके और कैपिटल की सेफ्टी को लेके। दे वांट द हाई रिटर्न उनको अच्छा खासा चाहिए, लेकिन उनका पैसा नहीं डूबना चाहिए। तो कॉशियस, दे आर नोन एज कॉशियस इन्वेस्टर्स। तो अपील टू द कॉशियस इन्वेस्टर्स, प्रेफरेंस शेयर्स आर जनरली अपील टू दोज इन्वेस्टर्स हु लुक फॉर द रीजनेबल सेफ्टी। पहली चीज, ये कीवर्ड है, रीजनेबल सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल। वो चाहते हैं कि उनकी सेफ्टी बनी रहे कैपिटल की, और साथ में क्या चाहते हैं? अलॉन्ग विद द फिक्स्ड बट हायर रेट
of return, higher return than that obtainable on debentures. डिबेंचर से ज़्यादा पैसा मिले उनको, ठीक है। तो इनको क्या फ़ायदा होता है, डिबेंचर होल्डर से रिटर्न ज़्यादा मिलता है और सेफ्टी भी बनी रहती है। डिबेंचर होल्डर्स में क्या है कि रेट ऑफ रिटर्न कम रहता है और सेफ्टी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ज़्यादा सेफ्टी होती है, क्योंकि उस पर क्या होता है, मॉर्टगेज होता है। मॉर्टगेज का मतलब मैं बता चुका हूँ, कीपिंग द वैल्यूएबल थिंग्स, वैल्यूएबल आइटम्स और प्रॉपर्टी पेपर्स ऑफ द बिजनेस विद द डिबेंचर होल्डर्स, तो उसको कहते हैं मॉर्टगेज। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ ऐसा नहीं होता है, उनको कोई चीज़ मॉर्टगेज नहीं की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि अपील टू द कॉशियस इन्वेस्टर्स, यहाँ तक मार्क कर लेना आप कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स ग्रेटली अपील टू द दोज इन्वेस्टर्स हु लुक फॉर द रीजनेबल सेफ्टी। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट में, इसी तरह के इन्वेस्टर्स मिलते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा अपील होती है, मतलब ज़्यादा पैसा इन्हीं लोगों से कलेक्ट होता है। ऑफ देयर कैपिटल, सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल विद अ फिक्स्ड रिटर्न बट हायर रिटर्न, फिक्स रिटर्न मिलेगा लेकिन वो जो रिटर्न होगा हायर रिटर्न देन दैट ऑब्टेनेबल ऑन, जो कि डिवेंचर्स पे ऑब्टेन होता है उससे ज़्यादा मिलेगा। पहला पॉइंट था ये। सेकेंड पॉइंट, नो बर्डन ऑन प्रॉफिट। मैंने बताया क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को छोड़ के, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस मैंने बता दिया था क्या होता है, मेरे प्रीवियस वीडियो में है ये। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को छोड़ के जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड एक बार गया तो गया, वो दोबारा नहीं मिलेगा। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होगा कंपनी को तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट पुट अ फिक्स्ड बर्डन ऑन फाइनेंसेस, ओके, एज डिविडेंड आर पेबल ऑन ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। तो जो डिविडेंड होता है कब पे किया जाता है, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ही पे किया जाएगा, इसलिए कोई बर्डन नहीं होता है। तो डू नॉट पुट अप फिक्स बर्डन, इसका कोई बर्डन नहीं होता कंपनी के ऊपर। डिविडेंड होगा तो पे करेगी, नहीं होगा तो नहीं पे करेगी। एंड मोर ओवर द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इज ऑल्सो लेस। इक्विटी शेयर के कंपेरिजन में कॉस्टली नहीं होता है, उसमें एक हेडिंग था कॉस्टली, इसमें हेडिंग नहीं दिया, लेकिन हम ये यहाँ पे प्रॉफिट एज अ मान के चलेंगे, ये भी इसी में ऐड कर लेंगे, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इज ऑल्सो वेरी लेस इन कंपेरिजन टू इक्विटी शेयर्स बट मोर देन डिबेंचर्स, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नो इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट। मतलब वोटिंग राइट किसकी होती है, फुल वोटिंग राइट किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को फुल वोटिंग राइट्स मिलता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, लिमिटेड वोटिंग राइट। ये याद रखना है, इसमें नो वोटिंग राइट नहीं लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, लिमिटेड वोटिंग राइट्स, ये लिखना है वोटिंग राइट, लिमिटेड वोटिंग राइट्स। नो वोटिंग राइट्स मत लिख देना, गलत हो जाएगा। अब लिमिटेड वोटिंग राइट्स का मतलब क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ कि क्या होता है। अगर किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे अगर 2 साल तक डिविडेंड नहीं पे किया जाता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी राइट मिल जाती है। कौन सी राइट मिल जाती है, वोटिंग राइट्स, ठीक है। एज अ जीके क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, यू हैव टू कीप इन माइंड कि वी डोंट राइट नो वोटिंग राइट्स इन प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाट वी राइट, लिमिटेड वोटिंग राइट्स। हम क्या लिखते हैं, लिमिटेड वोटिंग राइट्स। तो नो इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट, जनरली मतलब सामान्य तौर पे, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट, देयरफॉर promoters can retain the exclusive control over the company by issuing preference shares to the outsiders, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फायदा होगा कि प्रोमोटर्स का थोड़ा सा ये फायदा हो जाता है कि भाई उनका जो वोटिंग राइट्स डाइल्यूट नहीं होता है, किसी को और दूसरे आदमी को नहीं मिलता है, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर धल्लड़े से वो इशू करो, इशू करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वोटिंग राइट किसके हाथ में रहेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में रहेगा, ठीक है, बटेगा नहीं। नेक्स्ट, नो चार्ज ऑन एसेट्स। चार्ज ऑन एसेट्स मतलब मैंने बताया था कि अगर आप कोई लोन लेते हैं या कोई पैसा लेते हैं बाहरी लोगों से तो आपको अपना कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर से जब पैसा मिलता है तो हमको कोई सिक्योरिटी नहीं जमा करनी होती है। नो चार्ज ऑन एसेट्स, ठीक। और यही पॉइंट उसमें भी था इक्विटी शेयर्स में, एज अ बेनिफिट, एज अ एडवांटेज फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या होता है, नो चार्ज ऑन एसेट्स रहेगा, यानी कि कोई भी एसेट्स मॉर्गेज नहीं किया तो फ्री रहेगा। वेन एवर द कंपनी इज इन नीड तो इट कैन बी रेज्ड विद द मनी लैंडर, कैन बी डिपॉजिटेड विद द मनी लैंडर एंड लोन कैन बी रेज्ड, ओके। नेक्स्ट,
मार्क कर लीजिए इसको। इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट इन्वॉल्व एनी मॉर्गेज और चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी। द कंपनी कैन कीप इट्स फिक्स एसेट्स फ्री। कंपनी का जो एसेट्स होता है फ्री रहता है, टू बी यूज फॉर रेजिंग लोन्स इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगी तो लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अगेन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इस पर एक वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, क्योंकि मैं जानता था कि कई बार आएगा, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी डाल चुका हूँ। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यहाँ पे फिर से है, अगर इसको समझना है तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज फिक्स्ड, उनका डिविडेंड फिक्स रहता है। व्हेन द कंपनीज अर्निंग राइज, जब कंपनी की अर्निंग बढ़ती है, द कंपनी कैन पे हायर रेट्स ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो सबसे ज़्यादा फायदा किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का फायदा होता है, ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स आर एन इकोनॉमिक सोर्स ऑफ फाइनेंस, बिकॉज द रेट ऑफ डिविडेंड इज यूजुअली लो होती है कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर्स का कोई डिविडेंड फिक्स होता नहीं है। जो बच जाता है वो किसका होता है? प्रेफरेंस शेयर्स का होता है। और उनको जो देना रहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जो रिटर्न मिलेगा वो फिक्स रेट से मिलेगा, ठीक है, फिक्स रेट से मिलेगा, फिक्स अमाउंट मिलेगा, कहने का मतलब फिक्स अमाउंट मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई फिक्स अमाउंट नहीं मिलता है, ठीक, कभी नहीं मिलता और कभी इतना मिल जाता है कि बहुत ज़्यादा मिल जाता है। जैसे एक हमने एग्जांपल देखा था हीरो होंडा का 2002-2003 में डिविडेंड का जो रिटर्न था वो 900% था, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की बल्ले बल्ले भी हो जाती है कभी कभी। नेक्स्ट, फ्लैक्सिबिलिटी। तो प्रेफरेंस शेयर्स को जब चाहे पे कर दो, प्रेफरेंस शेयर्स को जब चाहे पे कर दो। ये कैसे? मतलब कि कंपनी का अगर पर्पस पूरा हो गया, कंपनी का काम निकल गया, तो उसको कभी भी चाहे तो आप पे कर सकते हो, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, और जब कंपनी को जरूरत पड़े तो फिर से इशू कर दो प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसको घटा बढ़ा कर सकते हैं, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को हम घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसको मार्क करना है तो मार्क कर लीजिए। इन केस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स द अमाउंट कैन बी रिपेड एज एंड व्हेन द कंपनी डज नॉट नीड इट। कभी भी पे किया जा सकता है जब कंपनी को जरूरत नहीं होती है। तो अप टू हियर इट इज सफिशिएंट, ठीक। तो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ़ायदा है? तो हेडिंग मैंने लिख दी है, हेडिंग आप चाहें तो लिख सकते हैं, बिना हेडिंग के भी कर सकते हैं। वैसे हेडिंग लिख लेंगे तो बढ़िया रहेगा, याद भी रहेगा। इसको सिर्फ एक्सप्लेन करना रहेगा अपने वर्ड्स में। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, यहाँ पे जो मिलता है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, हेडिंग चाहे लिख लीजिए, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। तो इन्वेस्टर्स गेट अ मोर स्टेबल एंड रेगुलर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स पे हमेशा स्टेबल डिविडेंड मिलता है, स्टेबल मतलब फिक्स मिलता है, और रेगुलरली मिलता है। जब प्रॉफिट होता रहेगा तो मिलेगा, बिना डाउट के, बिना किसी मर्सी के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मर्सी से, ठीक है। मर्सी किस पे करनी पड़ती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को? इक्विटी शेयर्स पे, बिफोर पेमेंट ऑफ इक्विटी। और दूसरा फायदा ये भी है कि फिक्स रेट से मिलेगा और इक्विटी शेयर से पहले मिलेगा, ठीक है। अप टू हियर इट इज सफिशिएंट बिकॉज दिस लाइन रेट ऑफ डिविडेंड वी हैव डन स्टेबल। नेक्स्ट हेडिंग इज लेस रिस्क, लिख लीजिए चाहे तो, लेस रिस्क। द रिस्क इन्वॉल्व इज कंपैरेटिवली लेस। इस पे जो रिस्क होता है कंपैरेटिवली लेस होता है, क्योंकि मैंने बताया इस पे दो प्रेफरेंस मिलती हैं। डिविडेंड इनको फिक्स रेट से मिलता है और वो किसके पहले मिलता है? इक्विटी शेयर से पहले मिलता है। और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी इनका पैसा वापस हो जाता है, रिडीम्ड हो जाता है। किससे पहले रिडीम्ड हो जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले रिडीम्ड हो जाता है। तो अगर कंपैरेटिवली हम कंपेरिजन करें इक्विटी शेयर से, तो इस पे लेस रिस्क होता है। The risk involved is comparatively less because preference shares capital is payable before equity shares capital on the winding up of the company. जब कंपनी बंद होने जाती है, बंद होने वाली है, तो उस समय इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा पहले मिल जाता है इक्विटी शेयर से। नेक्स्ट है रिडेम्पशन ऑफ कैपिटल, और ये श्योर है कि उनका पैसा मिलना ही मिलना है। अभी मैंने बताया था कि मैक्सिमम कंपनी 20 ईयर से ज़्यादा किसी भी प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं रख सकती है, तो उनका पैसा तो मिलना ही होता है, ठीक है। कंपनी के लाइफ टाइम में 20 साल, मैक्सिमम 20 साल के अंदर मिल जाता है। तो रिडेम्पशन ऑफ द कैपिटल, रिडेम्पशन मीन्स पेमेंट ऑफ द कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स कैन एक्सपेक्ट, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू गेट द
इन्वेस्टमेंट देयर इन्वेस्टमेंट आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उनका इन्वेस्टमेंट बैक हो जाता है, मिल जाता है। एज प्रेफरेंस शेयर्स, ये बट काट देना, एज प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 20 ईयर्स, ये बता दिया मैंने आपको। 20 ईयर से ज़्यादा कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स को रख नहीं पाता है, कोई भी कंपनी नहीं रख सकती है, तो इसका स्टिपुलेटेड पीरियड होता है, रिडेम्पशन होता है। नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव डिविडेंड, ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में बता दिया था मैंने क्यूमुलेटिव डिविडेंड क्या होता है। इफ एनी ईयर द डिविडेंड इज नॉट पेड देन नेक्स्ट ईयर इट विल बी पेड, एंड इफ इट इज़ नॉट पेड नेक्स्ट ईयर इट कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, एंड इट इज पेड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। सो इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इसी को हम रेफरेंस देंगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को। तो इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स द एरियर्स ऑफ डिविडेंड, जो एरियर होता है डिविडेंड का, एरियर मतलब बकाया, एरियर मीन्स बकाया, शेयर द एरियर ऑफ द डिविडेंड ऑल्सो एक्यूमुलेट एंड आर पेबल इन फ्यूचर, और इसको पे करना होता है, फ्यूचर में पे कर देना होता है। ठीक, अब आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का क्या डिसएडवांटेज है, जो ये भी वही बताना हमको कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी को क्या नुकसान होता है जब प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, और शेयर होल्डर्स को क्या नुकसान होता है जब वो प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा लगाते हैं। पहला नुकसान कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपनी का क्या है, कॉस्टली सोर्स है। अब देखो मैंने ये बताया था कि सबसे कॉस्टलीस्ट क्या है, इक्विटी शेयर से ज़्यादा पैसा कलेक्ट करने में ज़्यादा पैसा लगता है, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू कलेक्शन करने में, फंड्स कलेक्शन में कम पैसा लगता है, लेकिन फिर भी लगता है ना, किसके कंपैरिजन में ज़्यादा लगता है, इसका डिबेंचर होल्डर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसा लगता है। ठीक है, अगर हम डिबेंचर होल्डर्स के कंपेयर करें तो इस पे जो फंड्स कलेक्ट होता है उसमें ज़्यादा पैसा लग जाता है। तो द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस थ्रू प्रेफरेंस शेयर्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स से ज़्यादा पैसा लगता है। प्रेफरेंस शेयर्स इज नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस, और दूसरी चीज़, टैक्स जो डिविडेंड मिलता है वो टैक्स पर्पस के लिए डिडक्ट नहीं होता है। एक ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एक टॉपिक था, मैंने बता दिया था, उसको जाके देख लीजिएगा। प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट डिडक्टेबल आइटम फॉर टैक्स पर्पस। ठीक है, तो डिडक्टेबल आइटम नहीं है, अगर आप कंपनी दूसरे को भी पैसा दे रही है एज अ डिविडेंड दे रही है तो वो खर्चा नहीं माना जाता, डिविडेंड खर्चा नहीं माना जाता, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, उस पर टैक्स लगता ही लगता है। परमानेंट बर्डन, कंपनी का एक और नुकसान है, परमानेंट बर्डन है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को हम फिर रिफर करेंगे इस टॉपिक में। तो परमानेंट बर्डन है, वैसे तो परमानेंट बर्डन नहीं यहाँ पे, अभी हमने पढ़ा था नो बर्डन ऑन प्रॉफिट, लेकिन अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं परमानेंट बर्डन, तो यहाँ पे हमने बाकी जनरल शेयर्स को लेके पढ़ा है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस के बारे में हमने इसमें कुछ नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे हम क्या बताएंगे, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में परमानेंट बर्डन होता है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अगले नेक्स्ट ईयर नहीं तो अगले नेक्स्ट ईयर हमको पे ही करना होता है। तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हैज़ टू बी पेड एट अ फिक्स रेट, पहली चीज़ तो फिक्स रेट से पे करना रहता है। बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, बार बार वही पॉइंट आ रहा है कि इक्विटी शेयर से पहले पे करना होता है। व्हेन द कंपनी इंकर्स लॉस द बर्डन ऑफ डिविडेंड, अगर कंपनी किसी साल लॉस में जा रही है तो जो डिविडेंड पे करना था उस साल का इज हाई, तो अब बर्डन और बढ़ जाता है डिविडेंड पे करने का, क्योंकि अगले साल आपको अगले साल का भी डिविडेंड पे करना, और जो इस साल बकाया है, एरियर है, वो भी पे करना, एरियर मीन्स बकाया, इस साल का भी डिविडेंड अगले साल पे करना होगा। तो बर्डन ऑफ डिविडेंड इज हाई स्पेशली इन केस ऑफ, ये मैंने बताया था क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को हमेशा इसमें ध्यान देना है, इसमें लिखना है हमको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इस केस में। ओके, पॉइंट नंबर 3, लीगल फॉर्मेलिटीज। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इन्वॉल्व सेवरल लीगल रिस्ट्रिक्शंस। अगर आपको प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है तो आपको सो मैनी फॉर्मेलिटीज़ एज पर गाइडलाइंस ऑफ सेबी फॉलो करनी पड़ती है। इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, एक लाइन काफ़ी है, इतना डीप में नहीं लिखना है। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इन्वॉल्व्स सेवरल लीगल फॉर्मेलिटीज़ और रिस्ट्रिक्शंस। लो अपील कम होती है, क्योंकि जिसको रिस्क लेना है तो भाई वो इक्विटी शेयर्स की ओर भागेगा, और जिसको ज़्यादा ही सेफ्टी है, सेफ्टी कॉशियस है, सेंसिटिव है, तो वो किस ओर भागेगा, डिबेंचर्स की ओर भागेगा। अभी मैंने बताया था कि अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स, लेकिन कॉशियस इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा कॉशियस कौन होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स। तो इस तरह के शेयर्स पे पैसा कलेक्शन कम ही होता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स हैव लिटिल अपील टू द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स।
बिकॉज कॉशियस एंड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स क्या प्रीफर करेंगे, डिवेंचर प्रीफर करेंगे। अभी जस्ट मैंने बताया सिर्फ डिवेंचर्स ही प्रीफर करेंगे अगर ज़्यादा कॉशियस हैं। और जिसको रिस्क लेना है रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स प्रीफर इक्विटी शेयर्स, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिसएडवांटेज है प्रेफरेंस शेयर्स का? तो पहला डिसएडवांटेज लैक ऑफ वोटिंग राइट्स। देखो यहाँ पे नो वोटिंग राइट नहीं लिखना है, पहले बता दिया था मैंने, लिमिटेड लिख सकते हो आप, लैक ऑफ वोटिंग राइट लिख सकते हो। नो वोटिंग राइट्स कभी भूल के भी नहीं लिखना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स इन द नॉर्मल कोर्स, ये वर्ड लिखने ना, नॉर्मल कोर्स में, सामान्यतः, जनरली दे डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स। व्हेन द कंपनीज अर्निंग राइज रैपिडली, जब कंपनी की अर्निंग लगातार बढ़ती है, होल्डर्स ऑफ सच शेयर्स डू नॉट गेट शेयर्स इन द प्रॉस्पेरिटी। और दूसरा नुकसान, जब कंपनी को रेसिडुअल प्रॉफिट होता है, सरप्लस प्रॉफिट होता है, रेसिडुअल प्रॉफिट हो जाता है, तो भी इस शेयर होल्डर्स, इस प्रेफरेंस शेयर्स पे कोई इनका राइट नहीं होता है कि उसमें वो पार्टिसिपेट करें। किसको छोड़ के? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को छोड़ के। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का राइट होता है कि रेसिडुअल प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करें, इसीलिए नाम ही है उसका पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इसके पहले मैंने टॉपिक में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो what you have to mark here that when the company's earning rise rapidly, holders of such shares do not get shares in the prosperity। कंपनी के प्रॉस्पेरिटी में, मतलब उनके ग्रोथ में, इनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है ऑफ द कंपनी, एक्सेप्ट, यहाँ लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा भैया, एक चीज़ को छोड़ के, एक शेयर्स को छोड़ के, किस उस शेयर का नाम क्या है? इन केस ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट, फियर टू बीइंग शोन द डोर, जब चाहे लात मार के भगा दो। बीइंग द फियर ऑफ बीइंग शोन द डोर, जब कंपनी का पर्पज़ ओवर हो जाता है, किसी भी टाइम, किसी भी समय इनका पेमेंट कर दिया जाता है और गुड बाय बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक नुकसान है प्रेफरेंस शेयर्स का, कभी भी उनको रास्ता दिखाया जा सकता है दरवाजे का। तो होल्डर्स ऑफ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, have to face yet another unpleasant prospect। फ्यूचर में ये घटना घट सकती है उनके साथ, unpleasant prospect। क्या? द कंपनी रेजेस कैपिटल फ्रॉम दैम, कंपनी को जब जरूरत होती है तो कंपनी तो रेस करती है पैसा उनसे। व्हेन इट इज़ बैडली इन नीड ऑफ फंड्स, जब कंपनी को बहुत ज़्यादा जरूरत होती है तो भैया उनका हाथ पैर जोड़ती है, ठीक है। कंपनी रेजेस कैपिटल फ्रॉम दैम व्हेन इट इज़ बैडली इन नीड ऑफ फंड्स, हाथ पैर जोड़ के पैसा इकट्ठा करती है उनसे। बट वंस इट्स पर्पज इज सर्व्ड, इनका पर्पज जब पूरा हो जाता है कंपनी का, तो क्या होगा? इट बिट्स गुड बाय, गुड बाय कह देती है टू देम बाय पेइंग बैक देयर मनी, उनका पैसा लौटा देती है। फिर नेक्स्ट, नो कैपिटल एप्रिसिएशन। आपने 100 रुपये लगाए थे प्रेफरेंस शेयर्स में, 100 ही रुपये रह जाएंगे जीवन भर। एप्रिसिएशन नहीं होता है शेयर्स में, कोई एप्रिसिएशन नहीं होता है, ठीक है, घट सकता है, बढ़ नहीं सकता है वो जल्दी। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ एप्रिसिएशन इन देयर इन्वेस्टमेंट। उनको जो उन्होंने जो पैसा लगाया उतना ही पैसा उनको मिलना है। दे डू नॉट शेयर इन द प्रॉस्पेरिटी, बार बार ये वर्ड आ रहा है, उनके ग्रोथ में, उनके प्रॉस्पेरिटी में कोई शेयर नहीं मिलता है। ऑफ द कंपनीज ड्यूरिंग बूम पीरियड, जब कंपनी बहुत अच्छे से चलती है तब भी उनके शेयर्स की वैल्यू वही रहती है जो पहले थी, जितने में उन्होंने खरीदा था। नेक्स्ट, नो गारंटी ऑफ डिविडेंड, गारंटी नहीं होती है डिविडेंड की। ये बता दिया था, कंपनी को जब सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो ही डिविडेंड मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। और एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स था जिसका नाम था क्यूमुलेटिव, जिस पे ये एक फ़ायदा हो सकता है कि अगर किसी साल एरियर डिविडेंड रहा तो वो अगले साल पे कर दिया जाएगा, ठीक। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज नॉट गारंटेड, कोई गारंटी नहीं है, ठीक। रेट ऑफ डिविडेंड इज जनरली मॉडेस्ट, और इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड, सॉरी रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड ही लिखना है। रेट ऑफ डिविडेंड इज जनरली मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मतलब कि ना ज़्यादा ना कम, ठीक है, बैलेंस्ड रहता है, ओके। तो दिस इज द टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक